आज देखेंगे फिजिक्स टू में इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट का ये देखेंगे, ये वाला पार्ट देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड में देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे डायपोल का इन एन एक्सटर्नल फील्ड। डायपोल क्या होता है मालूम है कि देखो ये चार्ज होते हैं, तो दोनों चार्ज के जो होते हैं उसी से डायपोल क्रिएट होता है, तो उसी को डायपोल बोलते हैं। जब ये दोनों पॉजिटिव में चार्ज है, एक नेगेटिव में चार्ज है, तो दोनों के बीच में डायपोल क्रिएट होता है, एक पोल दो पोल, तो इसको डायपोल बोल सकते हैं अपन ऐसा समझने के लिए। दोनों चार्ज की वजह से डायपोल क्रिएट होता है, तो ये इसमें बोला गया है। पहले देखो ये कंसीडर कर सकते हैं हम लोग कि पहला एक देखो ये फील्ड हो गया, ठीक है। अभी हम लोग कंसीडर करते हैं कि पहला ये जो डायपोल है ये स्ट्रेट है। कैसा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये डायपोल जो है स्ट्रेट है। देखो एक पॉइंट है, दो पॉइंट डायपोल, ये नेगेटिव डायपोल, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ये डायपोल है। फिर ऐसा कुछ समय आता है कि इसको जो टॉर्क लगता है, टॉर्क लगने से ये टेढ़ा हो जाता है, मतलब ये रोटेट करता है। रोटेट करने की वजह से ये पोजीशन चेंज कर देता है कुछ एंगल पे, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एंगल बनाता है ये थीटा बनाता है। तो ये जब ये इसको टॉर्क लगेगा तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर देगा, ठीक है। पहले तो अपना इस पोजीशन पर रहता है, स्ट्रेट पोजीशन पर रहता है, जिसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री का रहता है कुछ। फिर जब टॉर्क लगता है तो वो एक एंगल पर रोटेट कर देता है, कुछ मोमेंटम की वजह से वो रोटेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसको टॉर्क बोलते हैं हम लोग। कुछ मोमेंट की वजह से वो रोटेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको टॉर्क बोलते हैं। तो हम लोग इधर लिखते हैं अभी कंसीडर क्या करें कि अ डायपोल विथ चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू प्लेस्ड ऑन, किस पे प्लेस्ड है, ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या है कि दोनों चार्ज हैं माइनस Q1 और प्लस Q, ये दोनों किस में प्लेस्ड हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि दे प्लेस्ड इन डिस्टेंस, दोनों जो 2L डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, प्लेस्ड इन द डिस्टेंस ऑफ 2L। जो ये दोनों चार्जेस है Q1 और Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2L के डिस्टेंस पे वो प्लेस्ड है। दोनों का डिस्टेंस कितना है, 2L है, ये बता गया है। फिर अब देखते हैं कि क्या लिखा गया है, दैट डायपोल एक्सपीरियंस a torque which tends to rotate। और इसमें क्या बोला कि जो डायपोल को एक्सपीरियंस करेगा, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा जिससे कि रोटेट करेगा, जिससे डायपोल रोटेट करेगा, कुछ टॉर्क इसके ऊपर लगेगा तो ये रोटेट करेगा कुछ एंगल पे, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोला है। तो टॉर्क क्या है, टॉर्क को हम लोग लिख सकते हैं, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी इक्वल्स टू मोमेंटम, पी को क्या बोल सकते हैं, मोमेंटम इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मोमेंटम होता है, पी मोमेंटम, कुछ मोमेंटम की वजह से ये रोटेट करेगा डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसी को हम लोग टॉर्क बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको तो जब ये वेक्टर क्वांटिटी में और ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन लगेगा, जब क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग हटाएंगे तो उसमें साइन लगता है, तो P इंटू ई साइन थीटा। अगर यही डॉट प्रोडक्ट रहता था तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे कि साइन कॉस लिख सकते थे, कॉस थीटा लिख सकते थे अगर ये डॉट प्रोडक्ट रहता था। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसके लिए हम लोग इसको साइन थीटा लिख रहे हैं। ये 11th में पढ़े हुए हैं वेक्टर चैप्टर्स में। ये अपना क्या मिल गया, ये हम लोग को मिल गया टॉर्क, देयरफॉर टॉर्क मिल गया हम लोग को, जो भी टॉर्क लगा था वो मिल गया, कितना टॉर्क लगा था, इतना टॉर्क लगा, तो इसके लिए डायपोल रोटेट हुआ। अब देखेंगे हम लोग कि इसको, अब देखेंगे फॉर न्यूट्रलाइजिंग के लिए क्या देखेंगे, फॉर न्यूट्रलाइजिंग
न्यूट्रलाइजिंग। और न्यूट्रलाइजिंग के लिए देखेंगे जब एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड। देखो न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि देखो ये जब डाइपोल स्ट्रेट था 90 डिग्री बना था इलेक्ट्रिक फील्ड से, कुछ टॉर्क लगने से ये रोटेट किया, इस एंगल पे आ गया, ठीक है। तो अब ऐसा करने का कि ऐसा कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगे या लगाओ कि ये अपने फिन से पोजीशन को गेन कर सके। जो वो टॉर्क लगेगा वो एक्सटर्नल टॉर्क रहेगा, उसको न्यूट्रलाइज करने का, उसकी पोजीशन पे लाने को जो टॉर्क लगेगा इस साइड से अपोजिट से लगेगा वो एक्सटर्नल टॉर्क होएगा, उसी से हम लोग को न्यूट्रलाइज पोजीशन मिलेगा डाइपोल का। इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं फॉर न्यूट्रलाइजिंग। इधर से भी एक फोर्स लगेगा, ये टॉर्क लगेगा, इधर से भी एक टॉर्क लगेगा, तभी अपनी न्यूट्रलाइज पोजीशन अपनी पोजीशन पे आ सकता है, पहले वाले पोजीशन पे। इसी को एक्सटर्नल टॉर्क बोलते हैं। तो एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से वो न्यूट्रलाइज पोजीशन पे आ सकता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन एक्सटर्नल फोर्स अरे एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड। न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड करना पड़ेगा। अप्लाइड एन एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाउ एक्सटर्नल। फिर उसके बाद देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क। एक्सटर्नल टॉर्क को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये देखो ये हो गया। देख जब ये सीधा था तो उसका एंगल कितना था, थीटा नॉट था। जब ये रोटेट किया तो ये थीटा हो गया। तो ये फाइनल टू इनिशियल पोजीशन था ना, ये तो डेफिनेट इंटीग्रल है, तो ये थीटा हो गया। ये थीटा नॉट से थीटा तक का हो गया। तो इसको हम लोग टाउ एक्सटर्नल इंटू डी थीटा। ये देखो एक्सटर्नल टॉर्क जो भी एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से वर्क डन हुआ, मतलब तो उसका लिमिट भी रहेगा ना कि पहले थीटा तो बड़ा हो गया, ये छोटा था, ये वाला थीटा छोटा था, थीटा नॉट इसके बीच में ही था ना, इसके बीच में ही एक्सटर्नल वर्क डन हुआ, दोनों थीटा के बीच में ही एक्सटर्नल वर्क डन हुआ, उसी को लिखा हुआ है। तो उसको हम लोग टाउ एक्सटर्नल को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, थीटा नॉट थीटा तक, और टी एक्सटर्नल को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, पी साइन थीटा लिख सकते हैं ना, पी ई साइन थीटा लिख सकते हैं हम लोग इंटू डी थीटा, ठीक है। फिर इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं, फिर इसको भी आगे लिख सकते हैं हम लोग। जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो पी तो कांस्टेंट निकल जाएगा, जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो पी कांस्टेंट निकल जाएगा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन कभी भी होता है माइनस कॉस थीटा होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा, और लिमिट क्या डालेंगे, थीटा नॉट से लेके थीटा तक, ये लिमिट डालेंगे हम लोग में। जब इसकी अब इंटीग्रेशन में ये रहता है, देखो इंटीग्रेशन साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा होता है, जिसमें इंटीग्रेशन क्या होता है कि डेरिवेटिव का उल्टा होता है। डेरिवेटिव को अगर हम लोग डेरिवेटिव का उल्टा होता है इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। डेरिवेटिव मतलब टूटना और इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। तो साइन थीटा का होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, क्योंकि पी तो कांस्टेंट निकल गया, कांस्टेंट तो इसको हम लोग रख दिए। फिर अब इसमें लिमिट पुट करते हैं, लिमिट मतलब क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, पी ई ब्रैकेट, ये देखो माइनस, ये तो अपर लिमिट, ये तो पहले का माइनस था, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। फिर ये माइनस इधर रहता है पहले से, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, लेकिन इधर पहले से माइनस है, इसके लिए प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया। फिर ये कॉस थीटा नॉट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा नॉट। कि ये प्लस क्यों आया मालूम है, क्योंकि ये पहले से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, ठीक है। तो बीच में माइनस आता है, और ये माइनस उसके साथ इंटू हो जाएगा तो पॉजिटिव कर देगा ये, ठीक है। ये हो गया अपने पास। और इसको हम लोग और लिख सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करने के लिए तो क्या हो जाएगा, इसमें इंटरचेंज करने पे पी ई, इंटरचेंज करेंगे तो ये कॉस थीटा नॉट को पहले लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा को बाद में लिख सकते हैं। इतना हो गया। इसके आगे देखते हैं, जो वर्क डन मिला था हमें पहले, वो वर्क डन क्या होता है, दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो जो ये वर्क डन मिला था अपने को,
ये वाला जो वर्क डन मिला था, ये जो वर्क डन मिला था उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में देखो, ये वर्क डन जो मिला था उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर कर सकते हैं। इधर लिखा हुआ है क्या भाई, दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो इसके बाद यू थीटा इक्वल्स टू 0 बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी 0 एट, ये देखो यू थीटा नॉट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। बिकॉज क्यों 0 होगा, थीटा नॉट ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी, हाँ ये वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, और सिंगल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी थीटा नॉट पे क्या रहेगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगा। बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी 0 एट थीटा नॉट, बिकॉज जो सिंगल वाला रहता है पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज पी ई इज 0 एट थीटा नॉट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि उधर मूवमेंट ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो स्टोर ही नहीं हुआ एनर्जी, वर्क डन ही नहीं हुआ, तो उधर पोटेंशियल 0 रहेगा। तो हियर यू थीटा माइनस यू थीटा नॉट, ये अब ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब दोनों के डिफरेंस जब वर्क डन हो रहा है तब की बात हो रही है ये, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, दोनों के बीच में वर्क डन हो रहा है, थीटा और थीटा नॉट के बीच में वर्क डन हो रहा है। तो पी ई साइन, अरे सॉरी वर्क डन जो मिला था वो लिखना था ना। तो पी ई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, ये अपना वर्क डन था। इसको भी वर्क डन ही समझ सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं केस ए लिख सकते हैं। केस ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कि इनिशियली डायपोल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। जो डायपोल है अपना वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड के, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं। देखो इनिशियली जो था ना डायपोल, इनिशियली में जो डायपोल है ये परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, परपेंडिकुलर है इनिशियली में, तो उसको हम लोग थीटा का लिख सकते हैं। थीटा 90 डिग्री है, थीटा क्या है 90 डिग्री है इनिशियली में। और सेकंड केस में क्या बोल सकते हैं कि पैरेलल, जो ये डायपोल है एक तरह से पैरेलल हो जाएगा, ऐसे रोटेट करते करते एक ऐसा समय आ जाएगा कि वो पैरेलल हो जाएगा, तो उसमें थीटा 0 हो जाएगा। तो एक तरफ से थीटा क्या हो जाएगा, एक थीटा हो जाएगा, केस में क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा एक बार, थीटा नॉट क्या है π/2 हो जाएगा। और थीटा क्या हो जाएगा, जब ये एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा, केस आ जाएगा कि थीटा पैरेलल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो थीटा 0 हो जाएगा, एक ऐसा केस आएगा, ठीक है। तो केस 1 में देखते हैं कि इनिशियली डायपोल इज परपेंडिकुलर टू फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा। जब डायपोल फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा तो थीटा नॉट क्या हो जाएगा, थीटा नॉट, ये इनिशियल कंडीशन है ना, तो ये थीटा नॉट π/2 हो जाएगा। तो हम लोग इसमें पुट करेंगे π/2 में, तो क्या हो जाएगा, ये यू थीटा इक्वल्स टू पी ई कॉस थीटा नॉट को इसी से पुट करने हैं। थीटा नॉट क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा माइनस कॉस थीटा वैसे कैसी रहेगा, ठीक है। तो जब ये कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो यू थीटा इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो बचा ये माइनस कॉस थीटा होता है, तो जब ये इसके साथ इंटू होगा तो माइनस पी ई कॉस थीटा हो जाएगा। ये इनिशियल कंडीशन 1 हो गया। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या बोलता है, केस बी देखते हैं। अब ये क्या आता है, केस बी देखते हैं। केस बी में क्या बोला कि इफ डायपोल इज पैरेलल टू फील्ड के अगर पैरेलल रहेगा तो क्या आएगा, थीटा 0 बनाएगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था। तो क्या हो जाएगा, थीटा नॉट 0 हो जाएगा। इफ डायपोल इज पैरेलल टू द फील्ड, अगर ये डायपोल जो रहेगा, ये जो डायपोल रहेगा, ये तो हमने जब ये डायपोल रहेगा, ये डायपोल जब इसके ऐसा कंडीशन समझना कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रहेगा तो 0 ही रहेगा ना, थीटा नॉट क्या हो जाएगा, 0 रहेगा।
एक बार हम लोग ने इसको परपेंडिकुलर रखा, एक बार पैरेलल रखा इसके, तो एक बार परपेंडिकुलर रखा तो π/2 हो जाएगा, और इसको जब पैरेलल रखा तो थीटा इक्वल्स टू 0 रख सकते हैं, थीटा नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, u थीटा इक्वल्स टू PE कॉस 0 माइनस कॉस थीटा। तो क्या हो सकता है अभी, ये तो u ऐसे थीटा ऐसे रखेंगे, PE कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, माइनस ये तो कॉस थीटा का वैसे ही रहेगा, कॉस थीटा वैसे का वैसे ही रहेगा। ये हमको मिल गया, दो कंडीशन मिल गया हमको। देख लो केस में क्या मिल रहा है, यू थीटा इक्वल्स टू माइनस पी कॉस थीटा, और केस बी में क्या मिल रहा है, यू थीटा इक्वल्स टू पी 1 माइनस कॉस थीटा। ये दोनों केस ए केस बी मिला अपने इस डेरिवेशन में। अब ये डेरिवेशन ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर क्या होता है कि जो भी एक सेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्री जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। और इंसुलेटर क्या होता है कि कोई भी उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता, उसी को इंसुलेटर बोलते हैं। वो जो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन जब नहीं निकलेगा तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है तो उसी को इंसुलेटर कहते हैं। अब कंडक्टर देखते हैं फिर से, इसमें क्या लिखा हुआ है, कंडक्टर क्या होता है, थ्रो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो आर कॉल्ड एज कंडक्टर। कोई एक सब्सटेंस है, देखो एक सब्सटेंस है, यही अगर ये मेटल रहेगा तो इसमें से जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे फ्लो करेंगे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जब फ्लो करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जब फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा इसमें, ठीक है। जो मेटल रहेगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि कंडक्टर कहते हैं। और इंसुलेटर क्या कहता है कि द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज आर नॉट फ्लो आर कॉल्ड एज ए इंसुलेटर। अभी एक प्लास्टिक ले लेंगे, प्लास्टिक ये समझ लो प्लास्टिक ले लिया, अब उसमें से कोई जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन पास ही नहीं हो रहा है, जब ना, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो रहा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा ही नहीं होगा, तो उसी को हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। द सब्सटेंस हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसमें हैव नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में क्या रहता है, बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जिससे कि जो कि फ्लो कर सकते हैं। और इसमें क्या रहता है इंसुलेटर में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक भी नहीं रहते हैं, मतलब एक दो, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी तो पैदा नहीं होती है। इसमें बहुत सारे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इसमें कंडक्टर में, इसके लिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। और इसका एग्जांपल क्या होता है कंडक्टर का, कि जो भी एक मेटल होते हैं, मेटल कॉपर एल्यूमिनियम ये सब जो भी रहते हैं मेटल, उसमें वो सब कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं कि इसके एग्जांपल है पेपर, हुड, ये सब होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि देखो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं ना। देखो क्या होता है, ये होता है न्यूक्लियस होता है, इसके आजू बाजू रहते हैं ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट के जो लास्ट सेल होते हैं ये सब सेल होते हैं, ये जो ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट का जो ये लास्ट वाला रहता है ना इसको वैलेंस बैंड बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं, सॉरी वैलेंस, हाँ ठीक है, इसको वैलेंस बोलते हैं। देखिए वैलेंस सेल होता है, लास्ट का इसको बोलते हैं वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि लास्ट वाले जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे ये न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड रहेंगे, मेटल में ये लूजली बाउंडेड रहेंगे। जो लूजली बाउंडेड रहते हैं तो ये आराम से अपनी पोजीशन को छोड़ सकता है, इसको फ्री हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन ये अपनी पोजीशन छोड़ देगा, ये बाहर स्पेस में ऐसे मतलब बाहर घूमने लगेगा, ये अपनी पोजीशन छोड़ देगा तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसी को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्योंकि ये न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड रहते हैं, जितने न्यूक्लियस से नज़दीक रहेंगे ना, अब इस सेल का जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे स्ट्रांगली बाउंडेड रहेगा, फिर इसका रहेगा थोड़ा सा इससे लूज रहेगा, फिर जो इसका रहेगा ये वाला वैलेंस सेल का इन सबसे लूज रहेगा। तो न्यूक्लियस से जो भी ये इलेक्ट्रॉन्स है लूजली बाउंडेड रहेगा। इसी इलेक्ट्रॉन को जब वो अपनी पोजिशन छोड़ देता है तो इसी को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा जो स्ट्रक्चर है इसके आजू बाजू देखो ये 3-4 हैं, उसके आजू बाजू फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, तो उसी की वजह से कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, उसी को कंडक्टर बोलते हैं। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसके लिए उसको इंसुलेटर बोलते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, इसीलिए उसको इंसुलेटर कहते हैं, इसको कंडक्टर कहते हैं। आगे क्या देखते हैं अभी,
ये क्या होता है देख लेते हैं। अब ये एक ये एनर्जी वाला है जिसमें कि वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है। जब ये भी इलेक्ट्रॉन जो फ्री वाला इलेक्ट्रॉन से वो बैलेंस कंडक्ट कहीं ना कहीं तो जाएगा ही ना, जो फ्री वाला इलेक्ट्रॉन हो वो जाता है कंडक्शन बैंड में, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। देखो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस बैंड से ये कंडक्शन बैंड में जाते हैं। वैलेंस बैंड से जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो कंडक्शन बैंड में आते हैं। कंडक्शन बैंड से कंडक्ट करता है। जब ये कंडक्शन बैंड से क्या करता है, ये कंडक्ट करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसके बाद कंडक्शन बैंड में जाने के बाद ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये एक बात होती है कि ये दोनों बीच का देखो, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप रहता है ना, गैप वो सबसे कम रहता है, तो वो कंडक्टर होता है। जो भी जो होता है गैप वो कंडक्टर रहता है, क्योंकि जब कम गैप रहता है तभी तो इलेक्ट्रॉन फटाफट पास करेंगे। जब इसकी गैप दोनों की ज़्यादा रहेगा तो उसमें इंसुलेटर का काम करता है, और जब वो तब वो इंसुलेटर हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास ही नहीं हो पाता है ना उस समय, उसके ऊपर जा ही नहीं पाता है उसके पास, इतने ज़्यादा जब डिस्टेंस रहेंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एकदम कम होता है, उसी को कंडक्टर बोलते हैं। क्योंकि जब डिस्टेंस कम रहेगा तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा और कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो यही था इसका टर्म, ठीक है। आगे का देखते हैं। ये आप लोग 11th में सेमीकंडक्टर चैप्टर में देख चुके रहोगे, ठीक है। उसी के बेस पे था ये, इधर कंप्लीट होता है ये। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कंसेप्ट देखेंगे आगे, अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, सॉरी चैप्टर नहीं, इसी चैप्टर में है डाइलेक्ट्रिक, अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।